एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडुटी वंस अगेन। सो आज के इस वीडियो में हम कुछ जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के बेसिक क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर वो किसी भी स्टेट का नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, सीनेट, उड़ीसा एंट्रेंस एग्ज़ाम, या फिर आपका अदर स्टेट के कोई भी ऐसी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है, एम्स नर्सिंग हो गया, तो उन सभी में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस। सेल्सियस में जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो कुछ ऑप्शन गिवन है 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 37 एंड 38। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। जो बॉडी टेम्परेचर होता है सेल्सियस में उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 37 डिग्री सेल्सियस। फिर आपसे क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ इन्फेक्शन। कौन सा ऑप्शन है जो इन्फेक्शन का साइन होता है? ऑप्शन गिवन है इंक्रीज एपेटाइट, रेडनेस एंड स्वेलिंग, डिक्रीज हार्ट रेट, लो टेम्परेचर, यानी बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज़ रेडनेस एंड स्वेलिंग। मान लीजिए ये हैंड है और इसमें आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है जिस एरिया में इन्फेक्शन हुआ है उस एरिया में रेडनेस हो जाएगी और प्लस वो एरिया स्वेल अप हो जाएगा, यानी सूज जाएगा। तो इसीलिए रेडनेस एंड स्वेलिंग क्या होते हैं? साइंस ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट व्हाट इज़ द नॉर्मल हार्ट रेट रेंज फॉर एन एडल्ट। कोई एडल्ट है, उसका जो हार्ट रेट है उसका रेंज कितना होता है नॉर्मल? 40 to 60 बीट पर मिनट, 60 to 100, 100 to 120 या 120 to 140। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज़ 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ये हमारा मतलब नॉर्मल रेंज होता है हार्ट रेट का फॉर एन एडल्ट। फिर है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। एज वी ऑल नो दैट कि हम नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं और नर्सिंग एप्टीट्यूड में बेसिकली जो नर्सिंग प्रोसेस या जो नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं नर्सिंग फील्ड से वही पूछे जाते हैं। तो नर्सिंग प्रोसेस एक लाइक टर्मिनोलॉजी होती है जो हम करते हैं नर्सिंग फील्ड में, ठीक है। तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, तो उसका सीक्वेंस क्या है वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो उसमें बेसिकली 5 मेजर स्टेप्स होते हैं, बेसिक स्टेप्स, उनका एक सीक्वेंस होता है। तो सीक्वेंस का करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, दैट इज़ पहले होता है असेसमेंट, फिर होता है डायग्नोसिस, यानी हम डायग्नोसिस करेंगे पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, क्या डिसीज़ है, फिर प्लानिंग करेंगे उसके हिसाब से कि जो डिसीज़ है उसका हम क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट को। फिर जो हमने प्लानिंग की है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे पेशेंट पे, दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन। और लास्ट में होता है इवैल्यूएशन, मतलब हम निष्कर्ष निकालेंगे कि हमने जो प्लानिंग की है, जो ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया है, उससे पेशेंट को कितना आराम मिला है, पेशेंट कितना रिकवर हुआ है। तो ये 5 मेजर स्टेप्स होते हैं। क्या क्या होता है? असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, फिर इवैल्यूएशन। और आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। तो पहला स्टेप क्या होता है? असेसमेंट। असेसमेंट मतलब देख के पता करना, असेसमेंट करना, फिजिकल असेसमेंट करना पेशेंट का, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टेराइल प्रोसीजर। कौन सा ऐसा ऑप्शन है इनमें से जो कि स्टेराइल प्रोसीजर है? ठीक है, तो ये सभी एक प्रोसीजर है, जैसे कि गिविंग ओरल मेडिकेशन, वुंड ड्रेसिंग, चेकिंग पल्स, फीडिंग अ पेशेंट, यानी पेशेंट को खाना खिलाना, फीड करना। तो ये सारे ही प्रोसीजर है, बट इनमें से कौन सा स्टेराइल प्रोसीजर है? स्टेराइल का मतलब होता है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन से फ्री हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज़ वुंड ड्रेसिंग। जब कोई घाव होता है पेशेंट को तो उसकी जो हम ड्रेसिंग करते हैं वो फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन होना चाहिए, इसीलिए वो एक स्टेराइल प्रोसीजर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इज़। इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाने के लिए सबसे सही तरीका क्या होता है? मास्क को पहनना, यूजिंग ग्लव्स, हैंड हाइजीन या डिस्पोजिंग ऑन फेस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज़ हैंड हाइजीन। अगर हम इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाना चाहते हैं तो हमें अपने हाथों को साफ़ रखना होगा, हैंड वॉश करके रखना होगा, दैट इज़ हैंड हाइजीन हमें प्रॉपर मेंटेन करनी होगी, तभी हम किसी इन्फेक्शन को आगे स्प्रेड होने से रोक सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ यूज्ड ऑफ मीज़र रेस्पिरेशन रेट। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रेस्पिरेशन रेट को मेज़र करने के लिए यानी नापने के लिए यूज़ किया जाता है? थर्मामीटर, क्लॉक, बीपी मशीन, स्केल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज़ क्लॉक। क्लॉक कैसे? मान लीजिए हम किसी का रेस्पिरेशन रेट देख रहे हैं तो हम ब्रीथ पर मिनट उसकी यूनिट लिखते हैं ना, मतलब 1 मिनट में कितनी सांसें ली, तो हम टाइम भी देखते हैं ना कि लाइक 60 सेकेंड हो गए हैं, तो उसको क्लॉक को हम यूज़ करते हैं एज ए इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। फिर है विच न्यूट्रेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनर्जी। कुछ ऑप्शन गिवन है, तो इसमें से कौन सा ऐसा करेक्ट ऑप्शन है जो एनर्जी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब एनर्जी का मुख्य स्रोत होता है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनर्जी का मेन सोर्स होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं
विच इज़ द बेस्ट साइट टू चेक फॉर पल्स इन अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस मतलब कोई ऐसा पेशेंट जो मतलब चेतना में नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, बेहोश है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस एडल्ट यानी अनकॉन्शियस पेशेंट। तो जो अचेत पेशेंट यानी अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो उसका पल्स को नापने के लिए हम कौन सी साइट यूज़ करेंगे, किस जगह से हम उसकी पल्स रेट को मीज़र कर सकते हैं अच्छे से, रेडियल से, ब्रैकियल से, कैरोटिड से, फीमोरल से। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज़ कैरोटिड। कैरोटिड मतलब जो ये गर्दन में ये जो नस होती है ना, उसको हम बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। उस आर्टरीज के थ्रू यानी उसको कैरोटिड पल्स हम वहाँ से मीज़र कर सकते हैं, वो सबसे सही तरीका होता है, ठीक है। फिर है विच पोजीशन इज़ यूज टू शॉक पेशेंट्स। जो शॉक पेशेंट होते हैं, मतलब जो पेशेंट शॉक में चले गए हैं, तो उनके लिए सही पोजीशन क्या होते हैं, उनको किस तरीके में लिटाया जाता है ताकि उनका जो शॉक से वो जल्दी रिकवर कर सकें। फाउलर, प्रोन, सुपाइन या ट्रेंडलेनबर्ग। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ ट्रेंड। इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, दैट इज़ WBC, उनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, क्लॉटिंग करवाना, इम्यूनिटी बढ़ाना या फिर डाइजेशन करवाना। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज़ इम्यूनिटी। जो WBC होती है वो हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है, दैट इज़ जो भी बाहर से आए हुए फॉरेन पार्टिकल्स, एंटीजेंस होते हैं, उनसे लड़ने के लिए हमें हेल्प करती हैं, उनसे हमें बचाती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट्स। ये जो वाइटल्स होते हैं ये बेसिक होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी रेट हो गया, हार्ट रेट हो गया, आपका क्या नाम ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गया, ये सारी चीज़ें आपसे बेसिकली पूछ सकता है आपसे क्वेश्चंस में। अभी जैसे हार्ट रेट का एक क्वेश्चन आया था, अब आया है रेस्पिरेटरी रेट कितनी होनी चाहिए एडल्ट की, तो उसके लिए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी कि 12 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट। आपको जो एडल्ट की जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है वो ये होती है 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट, ठीक है। फिर है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको पता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होती है हमारी सेल, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स इज। जो अब देखा होगा ना, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ करते हैं। जो भी पेशेंट है जिनको ऑक्सीजन नहीं आ रही है या उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो हम ऑक्सीजन मास्क के थ्रू ऑक्सीजन सिलेंडर से उन्हें कनेक्ट करते हैं ताकि वो अच्छे से रेस्पिरेशन कर सकें। तो उसका कलर क्या होता है, बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब कोई हमसे पूछ ले, हम नर्सिंग फील्ड में हैं और हमसे कोई पूछ ले कि ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कलर होता है वो क्या होता है, और हमें नहीं पता है, तो अपने आप में ही एक लगता है कि यार हमें ये बेसिक सी चीज़ नहीं पता है। तो हमें ये पता होना चाहिए, नॉर्मल इंडिविजुअल को भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो कलर होता है ऑक्सीजन सिलेंडर का जो हॉस्पिटल में यूज़ होता है वो ब्लैक कलर होता है विद वाइट टॉप। मान लीजिए ये ऑक्सीजन सिलेंडर है तो ये पूरा ब्लैक होगा और ऊपर जो ये टॉप होता है ये होता है वाइट इन कलर। तो इसको हमें याद रखना, जो टॉप होता है वो वाइट होता है, बॉटम पूरा सिलेंडर जो होता है वो ब्लैक इन कलर होता है, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रूट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रूट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिसके थ्रू हम मेडिसिन को पेशेंट को देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, इंट्रावीनस, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव। तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, IV रूट। जो जैसे इंजेक्शन वगैरह जो हम देते हैं ना, वो IV रूट के थ्रू हम मेडिसिन को उसमें एडमिनिस्टर करते हैं, वो एक रूट है तरीके का, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर गिविंग मेडिकेशन द नर्स शुड चेक। दवाई देने से पहले नर्स को क्या चेक करना चाहिए पेशेंट में? पेशेंट का नेम पता करना चाहिए या मेडिकेशन का नाम पता करना चाहिए या डोज, कितनी डोज देनी है दवा की, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। तो मेडिसिन यानी दवा देने से पहले नर्स को पहले देखना चाहिए पेशेंट का नाम, कि हमें किस पेशेंट को दवा देनी है। क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारे बेड होते हैं, बहुत सारे पेशेंट होते हैं, अगर हम कंफर्म नहीं है तो हम कहीं वो दवा गलत पेशेंट को ना दे दें, इसीलिए पेशेंट का नाम हमें पहले कंफर्म करना चाहिए और दवाई का नाम हमें कंफर्म करना चाहिए। कभी कभी कोई मेडिसिन ऐसी होती है कि एक जैसे साउंड करती है लेकिन फंक्शन अलग अलग है या केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो हमें दवाई का नाम प्रॉपर्ली चेक करना है कि हम सही दवा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके रूल्स भी होते हैं, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज। डोसेज भी देखना चाहिए कि कितना डोज देना है, आधी टैबलेट देनी है, फुल टैबलेट देनी है, 2 टैबलेट देनी है, तो डोज भी मैटर करता है, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें नर्स को चेक करनी चाहिए, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है दैट विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू एग्जामिन द आइज़। आइज़ को एग्जामिन करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? ऑटोस्कोप, ऑप्थेल्मोस्कोप, इंडोस्कोप या स्टेथोस्कोप।
तो करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज़ ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्थेल्मोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो आइज़ को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ PRN इन मेडिकेशन ऑर्डर्स। मेडिकेशन में कुछ टर्म्स होते हैं मेडिसिन लाइन में, जैसे कि PRN, तो इसका क्या मतलब होता है? एवरी डे, व्हेन नेसेसरी, आफ्टर मील्स, बिफोर मील्स। तो करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि व्हेन नेसेसरी, जब ज़रूरत होती है तभी दवाई देते हैं, तो उसको हम PRN ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द बेस्ट मेथड टू चेक हाइड्रेशन स्टेटस इज़। किसी पर्सन का हाइड्रेशन स्टेटस चेक करने के लिए कौन सा सही तरीका है, कि मतलब वो हाइड्रेटेड है या डिहाइड्रेटेड है, उसमें पानी की कमी तो नहीं है, तो उसको कैसे चेक कर सकते हैं? ब्लड प्रेशर से, यूरिन आउटपुट से, पल्स रेट से, रेस्पिरेटरी रेट से। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यूरिन आउटपुट से। कैसे यूरिन आउटपुट से? क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमें यूरिन भी ज़्यादा लगेगी। मान लीजिए अगर हम यूरिन हमें नहीं आ रही है, हम ज़्यादा यूरिनेट नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स हम पानी भी कम ले रहे हैं, तो हमारा हाइड्रेशन लेवल क्या है? कम है। इस तरीके से हम यूरिन आउटपुट के थ्रू हाइड्रेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं। फिर द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर इज़। BP की नॉर्मल रेंज क्या होती है? तो ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज होती है हमारी 120/80 mm/Hg, जिसमें जो 120 होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और जो 80 होता है वो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ये क्वेश्चन को मैंने पहले भी बताया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर है द एंगल फॉर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इज़। इंजेक्शन देने के भी अलग अलग टाइप होते हैं। सबक्यूटेनियस दे रहे हैं, इंट्रावीनस दे रहे हैं, IM यानी इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं, तो सबके अलग अलग एंगल होते हैं, ठीक है। तो जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है उसका जो एंगल होता है देने का, वो होता है 45 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए ये हमारी स्किन है, तो हमें इंजेक्शन लगाना है, तो हम 45 डिग्री एंगल पर ये यहाँ पे हमारे इंजेक्शन की टिप होगी, हम ये लगा रहे हैं, ठीक है। और भी अलग अलग होता है। अगर IM यानी इंट्रामस्कुलर लगा रहे हैं तो 90 डिग्री पे लगाते हैं। ये चीज़ें आप आगे चल के पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे हम से क्वेश्चन पूछा तो मैं आपको ये आंसर बता रही हूँ। सबक्यूटेनियस लर्न कर लेना, जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है, ठीक है। फिर द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज़ बेस्ड ऑन। जो नर्स और पेशेंट का रिलेशन होता है वो किस पर बेस्ड होता है? फ्रेंडशिप पर, ट्रस्ट या कम्युनिकेशन पर, कैजुअल टॉक पर, या इमोशनल डिपेंडेंसी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी कि ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर पेशेंट नर्स पर ट्रस्ट नहीं करेगा, अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है उनके बीच में, तो ट्रीटमेंट नहीं अच्छा हो पाएगा पेशेंट का, पेशेंट जल्दी रिकवर नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक नर्स और एक पेशेंट की बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप रखने के लिए ट्रस्ट और कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी होता है, यानी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर है विच ऑर्गन फिल्टर्स ब्लड फ्रॉम यूरिन। कौन सा ऑर्गन होता है जो ब्लड को यूरिन से फ़िल्टर करता है, अलग करता है? लिवर, किडनी, हार्ट, पैंक्रियास। तो किडनी का काम होता है फिल्टरेशन का, तो किडनी ही हमारा हेल्प करेगी, ठीक है। फिर व्हाट डज CPR स्टैंड फॉर। ये मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था, ये इंपॉर्टेंट है। CPR का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। ये हमारे एग्जामिनर्स जो होते हैं ना नर्सिंग फील्ड में, उसमें प्रैक्टिकल्स में भी एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ होती है, हमें पता ही होनी चाहिए। CPR का जो फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। जब किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है ना, तब हम CPR की प्रोसेस को फॉलो करते हैं, CPR देते हैं पेशेंट को, उसको हम बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नॉर्मल रेंज फॉर फास्ट ब्लड ग्लूकोज। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का मतलब होता है कि मतलब एक रात पहले से किसी ने खाना नहीं खाया तब उसका ग्लूकोज लेवल कितना होगा। तो जो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल होता है ब्लड का, वो नॉर्मली उसकी रेंज होती है 70 to 100 mg/dl, ठीक है। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन परफॉर्मिंग अ जनरल सर्वे। जो जनरल सर्वे हम करते हैं उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है? इंस्पेक्टिंग वाइटल्स। सीधा जाके उसके वाइटल्स चेक करने लगोगे, मतलब BP वगैरह नापने लगोगे, टेम्परेचर वगैरह, या फिर ऑब्जर्विंग ओवरऑल अपीयरेंस, या उसको पहले ऊपर से पूरा देखोगे कि वो कैसा दिख रहा है, माल न्यूट्रिएंट है, कोई वीकनेस है, या कोई डिफॉर्मिटी है, कोई प्रॉब्लम है। टेकिंग हिस्ट्री, या सीधे हिस्ट्री लेने लगोगे उस पेशेंट की, या फिर परफॉर्मिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, सीधे फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करने लगोगे। तो जनरल सर्वे जब हम करते हैं, पेशेंट का देखते हैं, तो सबसे पहला स्टेप होता है ऑब्जर्विंग ओवरऑल अपीयरेंस। हम बाहर से पहले उसको देखेंगे कि जो पेशेंट है वो मतलब कितना कमज़ोर है, उसको कोई दिक्कत है, परेशानी है, हमें दिखने में मतलब लाइक दिख जाता है ना देखने से कि कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद हम पूछते हैं, जांचते हैं, वो अलग अदर स्टेप्स हो जाते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है? ऑब्जर्विंग ऑल अपीयरेंस, ओवरऑल अपीयरेंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट एंगल फॉर
इंट्राडर्मल इंजेक्शन, अभी मैंने बताया ना कुछ इंजेक्शन के साइड्स होते हैं, हम IM भी दे सकते हैं, ID भी दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं, जो अभी मैंने बताया था 45 डिग्री एंगल पे देते हैं, और आपका क्या नाम IV भी दे सकते हैं। तो इंट्राडर्मल यानी ID जो होता है इंजेक्शन, उसका एंगल कितना होता है, तो उसका एंगल होता है 5 to 15 डिग्री सेल्सियस, 5 to 15 डिग्री, ठीक है, 5 to 15 डिग्री पे हम देते हैं। और ये जो होता है 45 डिग्री पे होता है, ठीक है, IM 90 पे होता है, और जो IV होता है वो आपका होता है 30। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ पेशेंट पोजीशन सुपाइन विद द फुट ऑफ बेड रेज्ड इन। कोई पेशेंट है वो सुपाइन मतलब सीधा लेटा हुआ है, उसके जो पैर है वो रेज्ड है और जो सर है वो नीचे की ओर है, तो ऐसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, वो होता है हमारा रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग। सॉरी, अभी जो मैंने इसके पहले ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन बताई थी उसमें सर ऊपर होता है, पैर नीचे होता है, लेकिन अगर फुट को रेज कर दिया जाए और हेड को नीचे कर दिया जाए तो वो हमारी रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन हो जाएगी, ठीक है, तो इनको याद रखना। फिर द टर्म एसेप्सिस रिफर्स फ्रॉम, एसेप्सिस का मतलब क्या होता है, तो एसेप्सिस एक स्टेराइल टेक्निक होती है, यानी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है, जो इन्फेक्शन से फ्री होती है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, द प्रेफर्ड साइट फॉर IM इंजेक्शन इन एडल्ट्स इज़। IM इंजेक्शन यानी जो इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन हम देते हैं, मसल में सीधा देते हैं, मांस में, तो उसका सबसे सही साइड, सबसे सही जगह कौन सी होती है पूरी बॉडी में जहाँ हम दे सकते हैं, डेल्टॉइड यानी जो ये बाइसेप्स होते हैं हाथ के पार्ट में, इधर दे सकते हैं, या फिर वेंट्रोग्लूटियल, या फिर वेस्टस लेटरैलिस, या फिर डॉर्सोग्लूटियल। तो ग्लूटियल मसल्स होती हैं ना हमारी, जो हिप मसल्स होती हैं, उसमें बी वेंट्रोग्लूटियल यानी हम बैक में जो होता है वहाँ पे हम अच्छी तरीके से IM इंजेक्शन को दे सकते हैं एट 90 डिग्री एंगल, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वेंट्रोग्लूटियल। सो दीज ऑल आर 30 MCQs रिलेटेड टू योर नर्सिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।